नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत के रक्षक। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होता है। दिल्ली में तैनात दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से इस चीज का काम करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। तमाम वीआईपीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए, संवेदनशील जगहों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर श्री जसपाल सिंह जी से। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हालात को संभालने, क्राइम पर नकेल कसने और सार्वजनिक सुरक्षा को यकीनी बनाने में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी जसपाल सिंह जाने जाते हैं। अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें बाकायदा पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए मशहूर जसपाल सिंह अमन का गहवारा किताब भी लिख चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले जसपाल सिंह को सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील नई दिल्ली रेंज का प्रभार सौंपा गया। ये वो इलाका है जहां पर संसद और प्रधानमंत्री आवास के साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान स्थित हैं। 1996 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी जसपाल सिंह को पहले दक्षिण दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया था। अपने करियर के दौरान सिंह दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात रहे हैं। गोवा पुलिस के DGP के रूप में उनका कार्यकाल अपराध के खिलाफ सक्रिय उपायों और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने की पहलों के लिए जाना जाता है। कि देश की राजधानी पर सभी की नज़रें टिकी रहती हैं, सेंसिटिव भी है, सारी वीआईपी एम्बेसीज वगैरह यहाँ पर रहते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है हर जगह को महफूज रखना। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जी, और इसमें सभी मंत्रालयों के, हमारा संसद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है जी, राष्ट्रपति भवन है जी, और बहुत सारे अधिकारीगण यहाँ पर कार्यरत हैं और बाहर से भी विदेशी जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, जी, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जी, वो भी आते हैं। जी, तो अपराधों की रोकथाम के अलावा जो उनकी सुरक्षा का मुद्दा है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहता है। उनको सुरक्षा प्रदान करने का, उनकी सेफ्टी का, और इसके साथ साथ जो हमारी संवेदनशील भवन है जैसे कि संसद है, राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है, अन्य और भी कई ऐसे विभागों के ऑफिसेज हैं जहां पर हमें सुरक्षा प्रदान करनी होती है ताकि कोई शरारती अंसर या एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर अंजाम ना दे पाए। सर, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हमेशा टारगेट पे तो रखा ही जाता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भी कुछ ना कुछ खुरापात करता है और हमेशा राजधानी उसके टारगेट पे रहती है। अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं तो BSF हो गई, हमारी डिफेंस फोर्सेस हो गई, मुस्तैदी से तैनात हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन
देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित जब होता है जब उसकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी विंग है आप पूरा हेड कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया, उसमें सारी संवेदनशील जगह, वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर तमाम चीज़ें हैं। किस तरीके से आप अपने जवानों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और किन किन टेक्नोलॉजीज़ का अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का जो सिक्योरिटी विंग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी विंग है जी, और अपने आप में एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। उसमें दिल्ली पुलिस से ही अधिकारी भी और कर्मचारी भी और जवान भी स्थानांतरित होते हैं जी। लेकिन जब वो उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उनको सुरक्षा के सारे कायदे कानूनों के मुताबिक ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको व्यक्ति विशेष जो यहाँ पर कार्यरत हैं दिल्ली में, उनके थ्रेट परसेप्शन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उनकी शूटिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए उनका शूटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। उसकी एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित है ताकि वो किसी भी तरह किसी भी जो प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल है उसको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह सक्षम रहें। सर, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं प्रोटेक्टी एक इंडिविजुअल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी गाइडलाइंस हैं, तो कई बार कईयों के ऊपर अटैक होता है, कई सेंसिटिव केसेस होते हैं, कई जो है विटनेस होते हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वो सिक्योरिटी की बात आ गई। और वहीं पर आप जैसे पीएम रेजिडेंस है, वहाँ पर भी आपकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैदी से है। कितना मतलब डिफरेंस है, कितना चैलेंजिंग है ये। और कई बार आम आदमी, जो कि मैं अपने दर्शकों के लिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ, अमूमन हम देखते हैं कि बात होती है कि Z सिक्योरिटी, Z+, XY, ये तमाम कोड्स के उस पर बात होती है, पैरामीटर्स होते हैं। आम जनता को अक्सर इस चीज़ का नहीं पता होता, तो ये क्या है इसके बारे में जानना चाहूँगी। और एक आम आदमी से लेके मतलब देश के सबसे जो मतलब हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सबसे प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कितना चैलेंज है और कितना वेरिएशंस आता है इन सब चीज़ों में? निस्संदेह ये एक बहुत चुनौती भरा कार्य होता है जी। जो आपने कहा XYZ कैटेगरीज, ये एक श्रेणियां निर्धारित हैं जी, क्योंकि जो हमारे वर्दीधारी कर्मचारी हैं, वर्दीधारी ऑफिसर्स हैं जी, उनका कार्य रहता है अपराधों की रोकथाम। वो एक जनरल सुरक्षा की भावना समाज के अंदर पैदा करते हैं जी। लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत सारे संवैधानिक हमारे अधिकारी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, कैबिनेट के मंत्रीगण हैं जी। उनको बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होते हैं राष्ट्र की प्रगति के लिए और इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। और इसमें बहुत सारे व्यक्ति विशेष को जो हम सुरक्षा देते हैं, जैसे आपने कहा XYZ, हर व्यक्ति का कार्य के मुताबिक या उसका समाज में किस तरह का वो कार्य कर रहा है, क्या वो राजनीतिक पर्सन है या प्रशासनिक तौर पे कोई कार्य निभा रहा है राष्ट्र की प्रगति के लिए, तो हर एक व्यक्ति का एक थ्रेट परसेप्शन होता है कि उसको किस तरह के व्यक्तियों से खतरा है, किस तरह की संस्थाओं से खतरा है, क्या वो आइडियोलॉजिकल किसी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है या किसी उग्रवादी जो संस्था है उससे उसको खतरा है। तो उसी तरह से उसका एक थ्रेट परसेप्शन निर्धारित किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है कि किस तरह की जो सुरक्षा है जी, कितने व्यक्ति या किस तरह का उसको अगर हम सुरक्षा प्रदान करें कि हम उसको जिस तरह का खतरा हम महसूस करते हैं या वो व्यक्ति विशेष महसूस कर रहा है, उसको हम रिपल्स कर सके। तो इसी तरह से मान लीजिए कि जैसे अगर हम किसी को राउंड द क्लॉक एक आरक्षी दे रहे हैं जी, तो उसको हम X कैटेगरी कह देते हैं। अगर हम उसके घर पर या कार्यालय पे भी हम कभी कोई सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं तो इस तरह से उसकी कैटेगरी बढ़ती जाती है। और अगर कोई व्यक्ति विशेष मूवमेंट के दौरान भी उसको अगर खतरा हो सकता है तो हम उसको अपने ओर से आरक्षियों के द्वारा लैस एक गाड़ी भी प्रदान करते हैं जिसको हम एस्कॉर्ट का नाम देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस तरह से XYZ, Z+ जो श्रेणियां हैं वो हम निर्धारित करते हैं
ताकि जो उस व्यक्ति विशेष को खतरा है किसी भी संस्था या व्यक्ति से, उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सके और उसको सुरक्षा की भावना दे सके। सर, अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आपका प्रोटेक्टी है तो आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन में तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको इंटरस्टेट ट्रैवल करना है तो तब भी क्या आपकी सिक्योरिटी साथ रहती है या फिर दूसरी स्टेट को इंटीमेट किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी रहती है? देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल निर्धारित हैं कि अगर कोई प्रोटेक्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है और उसको किसी अन्य राज्य में जाना है तो 24 घंटे तक हमारी जो सुरक्षा है वो उसके साथ रह सकती है जी। उसके बाद फिर जिस राज्य में वो गया है या उस वक्त प्रेजेंट है, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको सुरक्षा प्रदान करे। सर, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, और मैं मतलब यहाँ पर आने से पहले पब्लिक के कई लोगों से भी मैंने बात करी है, तो अमूमन जब पुलिस की बात आती है तो पुलिस की बात के लिए लोग सोचते हैं वर्दीधारी जो थाने में है, आपका सड़क पर तैनात है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन वो क्या है, क्राइम कंट्रोल रहता है, वो पूरा क्राइम कंट्रोल मैनेजमेंट में पुलिस लगी रहती है। लेकिन सर, अगर सिक्योरिटी विंग ही मजबूत रहे तो उसमें क्राइम कंट्रोल भी होता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। तो मेरी जनता की खातिर आप ये बताइए कि सिक्योरिटी विंग किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है पूर्ण चीजों के लिए? देखिए, क्योंकि व्यक्ति विशेष अलग अलग इवेंट्स को अटेंड करते हैं जी, अलग अलग एरिया में दौरा करते हैं जी, जब उनके साथ सुरक्षा का अमला चलता है तो वो आम पब्लिक में भी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि उस वक्त एरिया के अंदर पुलिस नज़र आती है लोगों को जी, वेपन के साथ लेस पुलिस नज़र आती है जी। तो अगर हमारे एलीट्स, हमारे बड़े अधिकारी, हमारे संवैधानिक अधिकारी, हमारे नेतागण अगर सुरक्षित हैं तो उससे भी एक सुरक्षा की भावना पैदा आती है। अन्य ये बात आ जाती है कि यदि हम अपने बड़े अधिकारियों को या हम हमारे जो संवैधानिक अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, अगर हम इनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो आम आदमी को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? तो इनकी सुरक्षा भी अपने आप में बहुत अहम होती है। शौर्य प्रदर्शन होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है जब भी हम बात करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त की, और उसकी तैयारी बहुत टाइम पहले से शुरू होती है। गृह मंत्रालय भी बहुत सारी एडवाइजरीज जारी करता है और काफी लंबे टाइम से मैंने देखा है कि एक दिन अगर हम 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें तो वो एक इंटरनेशनल इवेंट है, और जब दिल्ली की बात आती है तो हिंदुस्तान का हर शख्स चाहता है कि वो खुद साक्षात उसको विटनेस करे, नहीं तो फिर वो टीवी के ऊपर देखे। लेकिन इसकी तैयारी किस तरीके से होती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। आपका डॉग स्क्वाड एक्टिव रहता है, फ्रिस्किंग चलता रहता है, मोटर किट का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और उस पर्टिकुलर दिन जब आप ये पूरी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और पर्टिकुलरली उस दिन कितने हाई अलर्ट पे रहते हैं आप? ये राष्ट्र के पर्व हैं जी, ये फिक्स डे, फिक्स्ड इवेंट जी हैं। सबको मालूम रहता है कि 26 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्व होगा नई दिल्ली के अंदर, और स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर मनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी इस इवेंट के बारे में जानकारी रहती है, और इसलिए 3-4 महीने पहले से ही हम इसकी तैयारियां शुरू करते हैं। इसको मैनेज करने में जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनके साथ समन्वय कायम करने के लिए उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स की जाती हैं, रिहर्सल्स की जाती हैं, और अलग अलग टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कि जिस जगह पर ये पर्व होना है, जिस जगह पर ये फंक्शन होना है, उस पे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पहले से कोई एम्बेड ना करे। वहाँ पर हम अपने गार्ड्स लगाते हैं। उसके बाद हर रोज़ उस जगह को चेक किया जाता है अलग अलग टीम्स के द्वारा, और राउंड द क्लॉक वहाँ पर पहरा रहता है। और जिस दिन आपने कहा कि जिस दिन ये दिन होता है उस दिन बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस वेन्यू पे जाता है उसकी सर्चिंग फ्रिस्किंग की जाती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिसके पास इसकी इनविटेशन है उसकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के बाद ही उस व्यक्ति को वहाँ पर एंट्री दी जाए। कहते हैं कि स्पाइन मजबूत रहती है तो इंसान स्वस्थ रहता है जी। ठीक उसी तरीके से जितनी
मजबूत हमारी इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी, उतना मजबूत हमारा देश रहेगा। अगर मैं बात करूं होम मिनिस्ट्री की, माननीय गृह मंत्री की, उनका तो सीधा साफ फंडा है, नो इफ नो बट जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम, जिसमें वो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी लेते रहते हैं, रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं, आईजीपी डीजीपीज कॉन्फ्रेंस भी होती है, नए नए मॉड्यूल्स को लेकर भी बात होती है। जब ये सारी मीटिंग्स होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज की बात आ रही है, आप लोग भी उससे जो है नई टेक्नोलॉजीज से अवेयर हो रहे हैं, कितना चैलेंज बन जाता है। क्योंकि अगर मैं पुलिसिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी टाइम से चली आ रही एक लॉ एंड ऑर्डर की जो है आपको इसी सेट पैटर्न पे पुलिसिंग करनी है, एक जनरेशन गैप आ जाता है। आप अगर आज देखेंगे किसी इंस्पेक्टर को जो 50+ है और वहीं आप देखेंगे कि आपका 20-25 साल का जो है अभी एक भर्ती हुआ है, दोनों में बहुत अंतर है, वर्क पैटर्न में अंतर है, तो एक चैलेंज आ जाता है सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर भी, क्योंकि वो करेंगे तो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से, जो नया बच्चा आएगा वो करेगा बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, दोनों के बीच में गैप भी आता है। इन सारी चीजों को कैसे फिल किया जाता है, और अब अगर रिक्रूटमेंट भी की जाती है तो उसमें क्या चीजों को ध्यान रखा जाता है? देखिए, आपने सही बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रेज किया कि गैप एनालिसिस हम कहते हैं, ट्रेनिंग नीड्स क्या है जी, जो हमारे अधिकारी हैं, जहाँ हमारे जवान हैं, कि जब वो सिक्योरिटी यूनिट में पोस्ट होते हैं तो वो किस तरह का माइंडसेट लेके आ रहे हैं, उनको हमने सिक्योरिटी यूनिट की जॉब्स के अकॉर्डिंगली कैसे मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग गैप एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह की ऐसी हमें मॉड्यूल बनाने चाहिए कि वो सिक्योरिटी यूनिट की जो एक्सपेक्टेशन है कि व्यक्ति विशेष की सुरक्षा हो, या किसी भवन की सुरक्षा हो, या किसी कॉन्फ्रेंस, ऐसी कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल स्तर की कॉन्फ्रेंस है, जैसे पिछले साल में हमारे यहाँ पर G20 हुई। G20 का जो मेन हेड्स ऑफ दी स्टेट्स की जो समिट जिसको हम कहते हैं वो हुई। इवन गोवा के अंदर भी हमारे वहाँ पर 9 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हुई, सबसे ज़्यादा गोवा राज्य में भी हुई, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो हम उन लोगों को उस तरह का स्किल सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो, क्योंकि जो हमारे पास स्टाफ आता है वो आता है जिलों से आता है, अलग अलग यूनिट से आता है, इवन ट्रैफिक से भी आता है। कुछ दिन पहले वो ट्रैफिक का काम करता आ रहा है, लेकिन आज उसकी जॉब प्रोफाइल टोटली चेंज हो जाती है। तो उसको जॉब पर भेजने से पहले हम उसको ओरिएंटेशन कोर्स कराते हैं, जिसमें उसको जो हमारा इक्विपमेंट है सिक्योरिटी का उसके बारे में जानकारी देते हैं, जो हमारे ड्रिल्स हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, इक्विपमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वो अपनी अलर्टनेस को कायम रखे और सिर्फ इक्विपमेंट पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे। जैसा कि IRA जो बहुत बड़ी एक संस्था रही है इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उनका ये स्लोगन रहता था, पुलिस के बारे में उनका ये कहना था, इंग्लिश पुलिस के बारे में, कि यू हैव टू बी लकी ऑल द टाइम्स बट वी हैव टू बी लकी वंस। कहने का मतलब ये है कि जो सुरक्षा एजेंसी है उसको हमेशा के लिए लकी रहना है, ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरह की सेंध लगा के या किसी तरह का मौका पाके किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी इवेंट की जगह पे कोई किसी तरह का अटैक नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लकी होने के साथ साथ अपने जो ड्रिल्स हैं, हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है, उनका प्रोफेशनल इस्तेमाल करने में निपुण रहना है और हमेशा अलर्ट रहना। सर, मैं I4C की रिपोर्ट भी देख रही थी और उसमें जो है CEO साहब का भी बयान आया था। तो G20 जैसे हम लोगों ने, मतलब इट इज़ अ कमेंडेबल वर्क फॉर ऑल द एजेंसीज, स्पेशली दिल्ली पुलिस की, बहुत अच्छे से मुस्तैदी से काम किया और सक्सेसफुल बनाया इवेंट को। लेकिन बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए थे, ये I4C की रिपोर्ट में भी आया। एंड हमेशा बार बार यही प्रयास किया जाता था कि सारे सिस्टम्स को हैक किया जाए, उस पर बार बार मल्टीपल अटैक्स हुए हैं साइबर। सो जब इस तरीके की चीजें आती हैं, आपने ग्राउंड लेवल पर, फिजिकल लेवल पर तमाम तरीके की सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया है, लेकिन जब इस तरीके के आभासी दुनिया के अटैक्स होते हैं, उससे किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है? देखिए, साइबर स्पेस जो है वो इंजीनियर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है जी, लेकिन इस्तेमाल उसको कौन करता है? मैं और आप, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, जिनको उसकी
सेंसिटिविटीज़ का, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ का पता नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी जाती तौर पर मैं ये मानता हूँ कि अवेयरनेस इज़ द की, कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि आपको अपने डिजिटल डिवाइस का, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कैसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। सरकार के अंदर भी, सरकारी संस्थाओं के अंदर भी जो कर्मचारी हैं उनको भी हम एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें कि अपने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वहाँ पर लोग सर्फिंग करते हैं, वहाँ पर अननोन वेबसाइट्स को खोलते हैं तो जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जिसको हम वॉर्म्स कहते हैं, या कोई ऐसा वायरस हो सकता है जिससे कि वो आपके कंप्यूटर में या आपके डिजिटल पे डिवाइस पे उससे खोलने से आ सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो वेबसाइट सेफ़ है, जो वेबसाइट सिक्योर है, जो लिंक आपको आपके नोन आदमी से आया है उसको ही खोलना है। कि मान लीजिए कि हमारा कोई सिक्योरिटी का अधिकारी अपने कंप्यूटर पे बैठा है, जिस कंप्यूटर में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, व्यक्ति विशेष के अरेंजमेंट्स की रिपोर्टें हैं, थ्रेट परसेप्शन है, हमारे अरेंजमेंट्स हैं जो हम अरेंजमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं, अगर वो उसी कंप्यूटर को इंटरनेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल करता है, अननोन वेबसाइट्स खोलता है या अपना ईमेल उस पर चेक करता है और अननोन किसी लिंक पे क्लिक कर देता है, तो डेफिनेटली आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी ही होगी। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है आपको सुरक्षा देने के लिए, वही मुस्तैदी से तैनात है कि देश की राजधानी सुरक्षित रहे, महफूज रहे। तो एक बार मेरे सारे दर्शक मेरे साथ दिल्ली पुलिस की हर अधिकारी, हर जवान के लिए बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।